बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो इसका मतलब सिंपल है, आगे बढ़ते रहना है और जो भी हम पहुँच जाते हैं, एक शिखर तक पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे रुकना नहीं है। वहाँ देखना कि अब और आगे क्या कर सकते हैं। ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम और आगे बढ़ें और हम एक ऊँचाई पर जाके पीछे ना आएँ। ये कहते हैं ना कि ऊँचाई तक पहुँचना जितना आसान उतना मुश्किल होता है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है वहाँ पर बने रहना। तो बस यही बात कही गई है। तो आज हम शुरुआत करेंगे करंट अफेयर की इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और आज हम जानेंगे कि कहाँ बन रहा है दुनिया का सबसे ऊँचा प्लैनेटोरियम, क्या कमाल किया भारत के पारा वेटलिफ्टर्स ने और कैसा रहा भारत का प्रदर्शन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में। जानेंगे ये सब आज के करंट अफेयर में। तो आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही होगी। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। पहला प्रश्न कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। ऑप्शन नंबर ए है सऊदी अरेबिया, बी है इराक, सी है ईरान या डी है रशिया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रशिया। तो रशिया बना है भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश। जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। तो इराक जो है इसमें टॉप पे है, मतलब दूसरी की बात हुई, दूसरा रशिया है और इराक कौन है? इराक है पहले पे। तो पहले दूसरे पे कौन था? पहले दूसरे पे था सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया को रशिया ने पछाड़ दिया है और रशिया बन गया है भारत को ऑयल प्रोवाइड करने वाला दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर। ठीक है? और दुनिया में अगर बात करें कि कौन से देश सबसे ज़्यादा ऑयल का निर्यात करते हैं, तो यूएस के बाद आता है इसमें चाइना और तीसरा नंबर आता है भारत का, जो ऑयल में कंज़्यूम करते हैं, जो सबसे ज़्यादा ऑयल को कंज़्यूम करते हैं। तो पहला नंबर आता है यूएसए का, अमेरिका का, दूसरा नंबर आता है चाइना का और तीसरा नंबर आता है भारत का। ठीक है? तो इंडिया में 85% ऑयल जो है वो इम्पोर्टेड होता है, 15% हमारे यहाँ बनता है, 85% हम खाड़ी देशों से या दूसरे देशों से मँगाते हैं। रसिया से मँगाते हैं, यूएस से मँगाते हैं और खाड़ी देशों से, इराक से, ईरान से, इन देशों से भी हम ऑयल लेते रहते हैं। ठीक है? आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 2 कहता है कि वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द जल भूषण बिल्डिंग एंड गैलरी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन नंबर ए पुणे, बी है मुंबई, सी गांधीनगर या डी कच्छ। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। और ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है मुंबई के राजभवन में, यानी महाराष्ट्र का जो राजभवन है वहाँ पे इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है? जल भूषण बिल्डिंग नाम याद रखिएगा। और गैलरी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज, जो क्रांतिकारी हैं उनके बारे में बताने की जो एक गैलरी होता है, गैलरी के फॉर्म में, फोटोग्राफी के फॉर्म में बताया जाता है उनके बारे में, इस तरह की गैलरी की शुरुआत हुई है। तो इसमें जो है 13 जो है प्री वर्ल्ड वॉर के ब्रिटिश के इरा के जो बंकर्स थे वो मिले थे। कब मिले थे? ये मिले थे राजभवन के कैंपस में। मुंबई में जो राजभवन था उस कैंपस में जो है वो 13 वर्ल्ड वॉर 1 के ब्रिटिश इरा के जो है बंकर्स को इनको खोजा गया था। ठीक है? तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है गवर्नर जो जब थे उस वक़्त 2016 में, सी विद्यासागर, उस समय ये हुआ था। अब क्या हुआ है कि जो यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में तो बताया गया है और काफ़ी जो रेयर फ़ोटोग्राफ्स हैं, फ़ोटोग्राफ्स जो अन्य जगहों पे नहीं मिलते हैं, वो यहाँ पे मिलेंगे। क्रांतिकारियों के बारे में, बंकर्स के बारे में, वॉर मेमोरियल्स के बारे में, इन चीज़ों की वहाँ पे जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है? अभी गवर्नर कौन है? महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी हैं। पूछा जा सकता है किसी-किसी एग्ज़ाम में। तो ये देख रहे हैं, ये मोदी मोदी जी हैं, ये भगत सिंह कोश्यारी हैं और ये शिवसेना के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उद्धव ठाकरे। अजीत पवार हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 3 पे आते हैं। सब तीसरा सवाल कहता है कि हू हैज़ बिकम द जॉइंट 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर इन द इंटरनेशनल फुटबॉल हिस्ट्री। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त रूप से 5वां सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है सुनील छेत्री, बी है फ्रेंक पुकास, सी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो या डी है लियोनेल मेसी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुनील छेत्री। तो 5वें नंबर पर आ गया सुनील छेत्री, भारत के कप्तान। बहुत बड़ी बात, भारत के लिए सम्मान की बात है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस लिस्ट में टॉप पर है और सुनील छेत्री ने ये 5वां पोजीशन इनका जॉइंट है, मतलब एक और व्यक्ति के साथ ये रिकॉर्ड ये साझा करते हैं। ये कौन है? ये है रियल मैड्रिड और हंगरी के खिलाड़ी फ्रेंकर पुरस्कर। ठीक है? तो इनके बराबर गोल की मुकाबले इनके गोल्स की बराबरी कर ली है सुनील छेत्री ने। 84 गोल इनके थे, 84 गोल अब सुनील छेत्री के भी हैं। हाईएस्ट गोल स्कोर की बात करें तो आज के डेट में चल रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने 117 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हुए हैं। ठीक है? पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं और 117 अंतर्राष्ट्रीय गोल इन्होंने किए हुए हैं पुर्तगाल की तरफ से। अंतर्राष्ट्रीय गोल की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 4 कहता है कि
Which country has started constructing a planetarium at the world's highest altitude known as roof of the world? किस देश ने विश्व के सबसे ऊंचाई पर एक तारामंडल का निर्माण शुरू किया गया है जिसे विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जापान, बी है इंडिया, सी चाइना या डी नेपाल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी चाइना। तो चाइना, तिब्बत जो है चाइना में, उस पे उसी में जो है वो इस प्लानिटोरियम का बनाया जा रहा है। ठीक है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड प्लानिटोरियम होने वाला तिब्बत के हाई एल्टीट्यूड इस प्लानिटोरियम को बनाया जा रहा है। 2024 तक का काम कंप्लीट होने की बात की जा रही है और यहाँ पे एक अच्छा-सा ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लगाया जाएगा, जिससे कि रिज़ॉल्यूशन काफ़ी अच्छी रहेगी और वहाँ पे रिसर्च वर्क में जो वैज्ञानिक हैं, उनको सुविधा मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, सवाल संख्या 5 कहता है कि इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनली डेवलप्ड वैक्सीन QHPV हैज़ बीन अप्रूव्ड अगेंस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर्स? निम्नलिखित में से किस कैंसर के खिलाफ भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन QHPV को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है लंग कैंसर, बी है प्रोस्टेट कैंसर, सी है ब्रेस्ट कैंसर या डी है सर्वाइकल कैंसर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वाइकल कैंसर। जी हाँ, सर्वाइकल कैंसर जो है, इसी के ही खिलाफ जो है वैक्सीन बनाई गई है, भारत में ही बनाई गई है और सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ही बनाई गई है। तो इसको मंजूरी दे दी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट जिसने को कोविड की जो वैक्सीन बनने वाली थी, उसकी भारत में कोविड की जो वैक्सीन बनी है, उसका निर्माण किया था। इस वैक्सीन का नाम क्या था? आप सबको पता है, कोविडशील्ड। ठीक है? कोविडशील्ड भी सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था और ये जो वैक्सीन है QHPV, ये भी सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है और इसका नाम क्या है? क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमेनो वायरस। ये वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है सेरेविक कैंसर के लिए। सेरेविक कैंसर महिलाओं को होने वाला कैंसर में सबसे फ्रीक्वेंट, सबसे अधिक कैंसर महिलाओं को होता है, वो सर्वाइकल कैंसर होता है। तो जो HPV वैक्सीन होता है, इससे क्या होगा कि जो इनका जो रिस्क होगा, कैंसर होने का रिस्क होगा, वो कम हो जाएगा। ये वैक्सीन दावा नहीं करती है कि इससे जो कैंसर है पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इसके जो रिस्क हैं वो कम हो जाएँगे, ठीक है? तो मनुष्यों को तो ये कैंसर होता नहीं है, बट जो उनके कुछ तरह के कैंसर हैं, जो जेनिटल्स पे कैंसर या उस तरह की चीज़ें होती हैं, उनके उसमें जो है वो सुधार की गुंजाइश रहेगी। वहाँ पे जो उसके खिलाफ एक प्रिवेंटिव मेजर्स, ये वैक्सीन वहाँ भी रह सकता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 6 कहता है कि व्हिच कंट्री हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज़ कंट्री ऑफ द ईयर बाय यूरोप्स बिगेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस विवाटेक 2020? यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2020 द्वारा किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड, बी है ऑस्ट्रिया, सी है इंडिया या डी है अमेरिका। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। तो इंडिया को विवाटेक 2020 में कहा गया है कंट्री ऑफ द ईयर। विवाटेक किसके लिए होता है? ये एक स्टार्टअप्स का कॉन्फ्रेंस होता है। तो इसको कंट्री ऑफ द ईयर इंडिया को बनाने का मतलब कि इंडिया में जो स्टार्टअप्स की ग्रोथ है, इनके हिसाब से काफ़ी अच्छी हुई है और भारत में स्टार्टअप्स काफ़ी अच्छे से फल-फूल रहे हैं, उनमें ग्रोथ के अच्छे चांसेस हैं। तो ये यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस होता है विवा 2020 और 65 स्टार्टअप्स जो इंडिया से वो उसमें इसमें पार्टिसिपेट किया। ये कहाँ पे होता है? ये होता है पेरिस में। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 7 कहता है कि इंडिया हैज़ रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 एज़ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग टेस्ट। इट इज़ अ मिसाइल ऑफ व्हिच क्लास? भारत ने हाल ही में परीक्षण के हिस्से के रूप में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये किस वर्ग की मिसाइल है? ठीक है, भारत ने हाल ही परीक्षण किया है एक मिसाइल का जिसका नाम है पृथ्वी 2 और ये किस वर्ग की मिसाइल है? ऑप्शन नंबर ए एयर टू एयर, बी सरफेस टू सरफेस, सी एयर टू सरफेस या डी सी टू सी। तो या तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि एक प्लेन में से मिसाइल छोड़ा, दूसरे प्लेन को लग गया, या सरफेस टू सरफेस हो सकता है। सरफेस टू सरफेस मतलब क्या होता है कि जो सतह है, सतह 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 तक ही वार करेगा। एयर टू सरफेस क्या होता है कि आसमान में है, आसमान से ज़मीन पर एक टारगेट को ये हिट करता है। सी टू सी का मतलब क्या हुआ कि एक समुद्र में एक जो नेवल शिप होता है, वहाँ शिप से दूसरे शिप पर ये अटैक करता है। तो ये किस तरह का मिसाइल है? ये ऑप्शन नंबर बी है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और ये कहाँ से छोड़ा गया? ये उड़ीसा के बालासोर का पास जो चांदीपुर टेस्ट रेंज है, वहाँ से छोड़ा गया है, ठीक है? तो ज़्यादा टेस्टिंग जो मिसाइल्स की होती है, वो यहीं से होती है। और पृथ्वी 2 की बात करें तो ये 500 से 1000 किलोग्राम तक का वारहेड्स अपने साथ ले जा सकते हैं, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स जो उसको ले जाने होते हैं, तो 500 से 1000 किलोग्राम का वज़न अपने साथ ले जा सकता है, ठीक है? स्ट्राइक रेंज 350 किलोमीटर की है, तो ये शॉर्ट रेंज इसीलिए कहा गया है कि छोटे रेंज का ये मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस मार्क करना है, इसका मतलब मैं बता चुका हूँ और ये मोबाइल लॉन्चर के थ्रू इसको मतलब कैरी आउट किया गया। मोबाइल लॉन्चर मतलब एक लॉन्चर जिसे कि हम एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। एक लॉन्चर होता है, उसमें मिसाइल रखा जाता है। लॉन्चर को यहाँ से यहाँ तक लगे, फिर उसको एक जगह से लॉन्च किया जाता है, ठीक है? इसकी खास बात ये है कि इसके जो प्रिसिजन्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब कि जहाँ इसको टारगेट हिट करना है ना, उसके एकदम बिल्कुल पास में या वहीं पे हिट करेगा।
ये ज़्यादा इधर-उधर मतलब टारगेट पे नहीं भटकेगा, ठीक है? तो हमारी नीति भी ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने टारगेट को हिट करें, अपने टारगेट को लेकर प्रिसाइज़ रहें कि हमें यहीं तक पहुँचना है, यहाँ पे स्ट्राइक करना है। ठीक है? तो पृथ्वी 2 से ये सीखने वाली बात। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल पे। सवाल संख्या 8 कहता है कि इन व्हिच कैटेगरी इंडियन पावरलिफ्टर मनप्रीत कौर हैज़ वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन 2022 एशिया ओशियाना ओपन चैंपियनशिप? किस श्रेणी में भारतीय लिफ्टर्स मनप्रीत कौर ने 2022 एशिया ओशियाना ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए है 41 केजी कैटेगरी, बी है 52 केजी कैटेगरी, सी है 55 केजी कैटेगरी या डी है 60 केजी कैटेगरी यानी 60 किलोग्राम वर्ग। 41 किलोग्राम वर्ग, 52 किलोग्राम वर्ग, 55 किलोग्राम वर्ग या 60 किलोग्राम वर्ग। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 41 किलोग्राम वर्ग। तो ये खेला जा रहा है कहाँ पे? साउथ कोरिया के प्योंगयैंग नामक जगह पे ये हो रहा है एशिया ओशियाना ओपन चैंपियनशिप। मनप्रीत कौर ने यहाँ पे बेहतरीन प्रदर्शन किया है और 41 किलोग्राम वर्ग में कांस्य जीता है। परमजीत कुमार ने भी हाल ही में क्या किया है? इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता है ट्रिपल सी में, ठीक है? तो पावर साई नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है गांधीनगर में, वहाँ से मनप्रीत कौर आती हैं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 9 कहता है कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स फॉर ईयर 2022? वर्ष 2022 के लिए वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है? ऑप्शन नंबर ए 28, बी 43, सी 37 या डी 44। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 37। भारत का रैंक रहा है 37 37। तो 6 स्थान भारत ऊपर गया है। पहला स्थान था भारत का 43 और अब ये 37 हो गया है 2022 की इस लिस्ट में। 63 देशों की लिस्ट है प्रिपेयर की जाती है, बनाई जाती है किसके द्वारा? स्विट्ज़रलैंड की जो एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और डेवलपमेंट IMD के द्वारा ये बनाया जाता है। तो सिंगापुर इसमें रहा तीसरे स्थान पर, डेनमार्क रहा पहले स्थान पे। एशिया की देशों की बात करें तो सिंगापुर रहा तीसरे स्थान पे, हांगकांग 5वें पे, ताइवान 7वें पे और चाइना 17वें पे, ठीक है? यानी सिंगापुर एशिया में टॉप था और वर्ल्ड में टॉप किया है डेनमार्क ने। तो 2019 से 2021 तक भारत ने इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया था, पर 2022 में इम्प्रूव होके ये 43 से चला गया 37 में भारत का स्थान, तो जो कि एक अच्छी बात है, एक अच्छा इंडेक्स है और अच्छी उम्मीदें यहाँ से जग सकती हैं भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 10 कहता है कि हू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज़ न्यू लोकायुक्त ऑफ कर्नाटका? कर्नाटक के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है विश्वनाथ शेट्टी, बी है बीएस पाटिल, सी है हरीशचंद्र मिश्रा या डी है वीएम कनाडे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बीएस पाटिल। तो बीएस पाटिल की बात करें तो कर्नाटका हाई कोर्ट के जज अ, भीमंग गोदा संगमोदा पाटिल इनका पूरा नाम है। कर्नाटक हाई कोर्ट के पहले जज रह चुके हैं और लोकायुक्त बने हैं कर्नाटका के। तो गवर्नर जो है वो शपथ दिलाते हैं लोकायुक्त को। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत कर्नाटका के, ठीक है? तो बेंगलुरु के राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ। जस्टिस पाटिल को उप लोकायुक्त भी रह चुके हैं पहले, मतलब लोकायुक्त के जो वाइस होते हैं उप लोकायुक्त भी ये रह चुके हैं, ठीक है? इससे पहले जो लोकायुक्त थे वो उनका नाम क्या था? उनका नाम था जस्टिस विश्वनाथ शेट्टी। जनवरी में उन्होंने अपना पोजीशन को खाली किया था और जनवरी 2022 से लेकर अभी तक ये स्थान रिक्त था। ओके? तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं और सब्सक्राइब कीजिए सरकारी परीक्षा को, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इससे क्या होगा, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगी, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स अपडेट्स आएँगी, वो सब आपको तुरंत प्राप्त हो जाएँगी। तो कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज़ भी चल रहे हैं हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे, रीट की, आरआरबी की, ग्रुप डी की, तो आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं या अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं, उन्हें जिस तरह की वीडियो सीरीज़ चाहिए। तो उसी के साथ समाप्त करेंगे आज सेशन को। मिलेंगे जल्द ही। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई-लिखाई करते रहिए और हैव अ नाइस डे। धन्यवाद। जय हिंद।